सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे IBPS PO का जो प्रीलिम्स है उसके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट 10 डेज में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम कट ऑफ देखते हैं, अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपको मिलेगा 2023 में जो जनरल कट ऑफ था वो 54.25 था। उसका 2022 में जो था 49.75 था। ये होने का कारण कि वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी आई थी, उसकी वजह से आपको ये 2021 और 22 में जो कट ऑफ दिख रही है आपको 50 के आसपास दिखेगी। लेकिन जो 2023 था उसमें वैकेंसीज कम आने की वजह से 54 के आसपास था, और इस बार भी 2024 में भी वैकेंसीज कम है, जिसकी वजह से बैंकिंग साथी का ये अनुमान है कि जो कट ऑफ होगी वो 55 से +- 2 तक हो सकती है। ठीक है, बाकी अब 2020 के बाद पहले जो कट ऑफ थे उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, जो 58.75 गया या 59.75 गया, जो 60 के आसपास है, इतना कट ऑफ नहीं आने वाला। 55 के आसपास जो कट ऑफ होने वाला है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले जो था वो पेपर ईजी आता था, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, रीजनिंग भी ईजी आता था, जिसकी वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा आता था। लेकिन अब जो रीजनिंग है या जो भी क्वांट है वो भी बहुत हार्ड आने लगा है, तो अब जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप 60 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर मॉडरेट पेपर आता है पिछली बार की तरह ही, तो अगर आप 60 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आराम से क्लियर कर लोगे। लेकिन 60 के आसपास आपको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इसमें इंग्लिश भी है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये RRB PO जैसा है वैसा एग्जाम नहीं होता, ये IPS PO है, इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है RRB PO से, तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं वो भी कम होते हैं और कट ऑफ भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू RRB PO। हम चलते हैं, हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बढ़ते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें जो है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही होते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स IPS PO में हो पाते हैं वो मुश्किल से 15 से 20 तक ही हो पाते हैं रीजनिंग में। तो अगर आपके भी मॉक्स में अगर इतने अटेम्प्ट हो पा रहे तो आप अच्छे फेज में हो, अगर नहीं हो पा रहे तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज जो मॉक्स होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल पे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द एग्जाम है। और एग्जाम में जो नॉर्मली जो एवरेज जो रीजनिंग कोशिश कर लेते हैं वो आराम से 15 से 20 तो लगा ही लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी वही 15 से 20 तक ही अटेम्प्ट हो पाते हैं लोगों की। ठीक है, और बहुत लोग ऐसे भी है जिसके 10 से 15 हो पाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर आप 10 से 15 या 15 से 20 भी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा आप IPS PO के लिए तैयारी चलो। ठीक है, अगर मॉक में आपके इतने स्कोर भी आ रहे हैं। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके कम से कम 20 से 25 के बीच में तो आनी चाहिए विथ एक्यूरेसी। इंग्लिश में क्या गड़बड़ हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में, मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो आपको लगा कि हमने इतनी मेहनत कर ली तो अब अटैम्प्ट भी कर देते हैं, 50-50 चांस मारते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव मार्किंग पड़ जाती है लोगों की बहुत ज़्यादा, और वही नेगेटिव मार्किंग लास्ट में जाके उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाता 0.5 से 0.25 से, वो इसी कारण वजह से बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश। तो आपको जिसमें 100% श्योरिटी हो कि ये सही है तभी आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आप इंग्लिश को छोड़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश के में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 20 से 25 बोल दिया तो 20 से 25 के लिए आप लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, वैसा कुछ नहीं है। आप कम से कम अटेम्प्ट करो, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है आपको। उसके बाद हम इंडिविजुअली देखते हैं कि कैसे हर एक टॉपिक वाइज कैसे हम कवर करेंगे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को। ठीक है, तो अगर रीजनिंग में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि डायरेक्शन हो गया, सिलॉक्स हो गया, बर्डलेशन हो गया, मिसलेनियस जो 1 मार्कर्स होते हैं, इनको थोड़ा बाद में करना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होगी, कोडिंग डिकोडिंग में भी जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है उसी को अटेम्प्ट करना है। अगर नॉर्मल जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसका अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आपका अच्छा है तब अटेम्प्ट करना, लेकिन मोस्टली जो है स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग, तो आप इसको स्किप करना। लेकिन अगर चाइनीज कोडिंग आए तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना। तो पहले तो आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपके कम से कम 6 से 8 मिनट के आसपास लग जाएंगे। उसका जो 12 मिनट बच जाता है उसमें आपको करना है, क्या करना है, पजल से जो आते हैं वो 3 से 4 आते हैं। तो एक पजल करने में कम से कम आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे विथ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में बता रहा हूँ, तो आपका इसी में पेपर खत्म हो जाएगा और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 पजल ही अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पर पजल में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पजल वेरियस टाइप्स के रहते हैं। तो कोई बॉक्स पजल होता है, फ्लोर पजल होता है, कोई सर्कुलर होता है, सिटी अरेंजमेंट होता है, असेटेड पजल होता है, तो बहुत सारे पजल्स होते हैं। लेकिन इसमें जो आपको पजल नहीं अटेम्प्ट करना वो है सर्कुलर पजल। जो सर्कुलर पजल होता है जिसमें आपको नहीं बताया जाता कि इनसाइड आउटसाइड कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो सारे पजल्स को आपको जो है अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, आपको उसको ज़्यादा स्किप करना है। आपको अगर टाइम बच जाए तो लास्ट में करने की कोशिश करना। मोस्टली जो आपका जो स्ट्रेंथ है, जैसे फ्लोर पजल हो गया, बॉक्स पजल हो गया, ज़्यादा से स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ होता है तो उसी को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इसमें जो असेटेड वाला पजल होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है अटक जाते हैं और उनका टाइम खराब हो जाता है, तो वो भी आप अटेम्प्ट ना करना, पहले वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मॉक में ट्राई करके देखना कि आप कौन से पजल में अटकते हो, कौन से पजल में नहीं अटकते, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पजल आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपको सिर्फ 2 पजल अटेम्प्ट करना है। अब इतने टाइम में सिर्फ
ज़्यादा से 2 पजल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ये आरआरबी पीओ एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये आईपीएस पीओ है, यहाँ पे आपको सेलेक्टिवली क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लर्क का एग्जाम भी नहीं है कि आप लगे हुए हो कि क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं आरआरबी क्लर्क की तरह। तो ये आईपीएस पीओ है, तो आपको सेलेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो है आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, पहले तो अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसका नंबर सीरीज करेंगे, उसका क्वाड इक्वेशन करेंगे। तो आपका जो एम होना चाहिए, ये आपका भी एम यही होना चाहिए, नहीं आपको अर्थमेटिक में जाना है, नहीं आपको डीआई में जाना है, ठीक है। पहले आपको जो ये वन लाइनर वाला क्वेश्चन है ना, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन है, इसको पहले अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इसका रूल है 20-20-20। इसका मतलब क्या कि आपको 20 जो है अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन करनी है, 20 जो है नंबर सीरीज करनी है, और 20 जो है क्वाड इक्वेशन करनी है डेली बेसिस पे। तो इसमें आपको टाइमर लगा के कर सकते हो, आपको डेली बेसिस में करनी है, जिसके से आपको एग्जाम में जो है आपकी स्पीड बनी रहे। तो इसमें आपको एक और चीज़ मिलेगा नंबर सीरीज में, वो है वार्म नंबर सीरीज। तो आप कभी भी वार्म नंबर सीरीज करना पहली बार में, ठीक है, पहली बार में कभी अटेम्प्ट मत करना, वो सिर्फ आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो आप इसको सिर्फ स्किप करना। उसके अलावा जो कोर्सेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसको अटेम्प्ट करना, वो अटेम्प्ट करना, उसके बाद आप वार्म नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हम इसके बाद देखते हैं कि उसका आता है डीआई। डीआई जो है 3 से 4 के आसपास आएगा, इसमें से आपको कैस्टेट भी मिल सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको कैस्टेट अटेम्प्ट नहीं करना, मोस्टली कैस्टेट जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वीक होता है। तो आपको कैस्टेट अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है एग्जाम में, तो तभी करना, और ज़्यादा से ट्राई करना उसको स्किप ही करना। उसके बाद बात करते हैं पजल में, तो सॉरी डीआई की। तो डीआई की बात करें तो डीआई में भी आपको ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज ये आईपीएस पीओ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, आपसे 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसमें कैलकुलेशन मिनिमम होता है। तो वो अटेम्प्ट करना आपको निकलना है। ऐसा नहीं कि आप एक डीआई में बोलोगे कि मैंने डीआई सॉल्व किया, इसके सारे के 5 क्वेश्चन करूँगा, तो आपके एग्जाम उधर ही निकल जाएगा, ठीक है। आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा उधर ही, 5 क्वेश्चन लग गए। तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं एक डीआई के, वापस से दूसरे डीआई में जाना है, उसमें भी कम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है ईजी मिलेगा। तो आपको वही अटेम्प्ट करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बड़ा या तो हार्ड दिख रहा है, उसको सीधे सीधे स्किप मारना डीआई में, ठीक है। डीआई में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। उसके बाद आपको चलना अर्थमेटिक। देखो, अब अर्थमेटिक में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसका अर्थमेटिक वीक होगा, तो उनके लिए यही सुझाव है कि अर्थमेटिक कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। पहले ऐसा था कि अर्थमेटिक बिना पढ़े भी जो है लोग क्लियर कर लेते थे, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि उस समय स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। उस समय स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन जो है आपको कुछ 15 मिनट मार्क्स के आसपास मिल जाते थे। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है कुछ 3 to 4 ईयर्स में आपको मिलेगा कि जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है बहुत कम हो गए। कुछ 5 से लेके 8 के बीच में, या 5 से लेके 10 के बीच में ही जो है स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी गिर जाते हैं, और जो दूसरे जो जगह है जैसे अर्थमेटिक, वो अब आजकल ज़्यादा आने लगा है। तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर लेगा वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। लेकिन अभी ये टाइम नहीं है आपके लिए कि आप अर्थमेटिक टॉपिक लेके बैठो। प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो जाएगा विदाउट अर्थमेटिक, लेकिन मेंस नहीं क्लियर हो पाएगा। तो आप अभी के लिए अर्थमेटिक को स्किप कर सकते हो। जो भी वीक स्टूडेंट है अर्थमेटिक के, तो वो अभी अर्थमेटिक को स्किप कर सकते हो। कम से कम आपको 2 से 3 टॉपिक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कर लो। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 और डीएस की। तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 मोस्टली लोग कर लेते हैं, ठीक है, ईजी आता है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक। तो आपको ये पहले करना है। और जो उसके बाद डीएस की, तो डीएस में अगर आप 100% श्योर हो तभी अटेम्प्ट करना, और ट्राई करना इसको लास्ट में रखने के लिए। बिकॉज मोस्टली क्या करते हैं कि स्टूडेंट अगर उनको लग भी नहीं रहा हो कि ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता, तो वो सोचते हैं कि यार स्टेटमेंट 1 मार देते हैं, स्टेटमेंट 2 मार देते हैं, या सारे स्टेटमेंट बोथ मार देते हैं, तो उसमें से एक नहीं तो एक तो सही हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। ऐसा करने में आपको सिर्फ नेगेटिव मार्क्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये अटेम्प्ट करना है। उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बच गया तो उसके बाद आपको वॉम पे जाना ही नहीं है, आपका सीधे सीधे टाइम खाएगा। अब ये चीज़ मॉक में ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपने कभी टाइम खाएगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो आप इससे से स्किप करो। और बाकी दूसरे जो सेक्शन है, डीआई हो गया, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो गया, इसमें जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में मोस्टली 1 लाइनर्स जो भी रहता है उसको पहले निपटाना है। 1 लाइनर्स निपटाने में आपको मुश्किल से 8 मिनट के आसपास लगने वाला है, जैसे स्पॉटिंग एरर हो गया या फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ये सब पहले खत्म करना है। उसके बाद आपको जो है जाना है आरसी में। आरसी में मैक्स टू मैक्स आपको 6 से 8 मिनट के आसपास आपको विथ क्वेश्चन जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ कि आपका अगर इस टाइम में आपका अगर इस रेंज में आ रहा है तो आप सही चाह रहे हो, ठीक है। तो उसकी जैसे कि गाइडलाइन में हो गया, उसमें सेक्शन टाइम दिया रहता है। इवन डिफरेंट मॉक्स में सेक्शन टाइम दिया रहता है कि आपने इतने टाइम पे किया है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको ये अगर इस रेंज में आपका आ रहा है टाइम तो बहुत सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में, वो है स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो 3 से 4 मिनट लगा लेते हैं, तब भी उनको समझ नहीं आता कि स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट में कौन सा
पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनने वाला है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहला निकाल लेते हैं, तो आपको भी ट्राई करना है कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ए पार्ट जो है वो निकाल लेना है कम से कम। और उसके बाद आप उसको सिरे से स्किप करो। अगर हो पा रहा है तो सही है, लास्ट में इसको करना है, और नहीं हो पा रहा तो आप सिरे से स्किप करो और नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाओ, ठीक है। और आराम से आप IPS PO क्लियर कर लोगे। इवन अगर आप रीजनिंग में अगर आप 18 मार रहे हो, और क्वांट में मान लो कि आप 20 के आसपास मार रहे हो, और इंग्लिश में भी 20 के आसपास मार रहे हो, तो आराम से आपका 58 अटेम्प्ट हो जाते हैं विथ एक्यूरेसी, और आपका आराम से RRB PO बोल रहा हूँ, IPS PO का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या इतना रखते हैं, मैं होप करता हूँ जो भी आपको मैंने समझाया आपको समझ आया। ये एक छोटी स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी जो कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि IPS PO का जो है पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाए। और अगर आपका जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है वो कम भी हो रहे हैं, बहुत लोग होंगे जो 40 स्कोर कर पा रहे हैं, 35 स्कोर कर पा रहे हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबके उतने अटैम्प्ट होते हैं, और जैसा मॉक होता है वैसा पेपर नहीं होता। अगर आपने RRB PO RRB क्लर्क किया तो IPS क्लर्क दिया होगा, तो आपको ये चीज़ तो पता लगी होगी, पेपर जो है वो अलग आता है एज़ कम्पेयर टू मॉक। मॉक होता है आपको समझने के लिए कि कौन सा आइटम मुझे करना चाहिए, कौन सा आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो अभी इतना रहता है। होप करता हूँ जो मैंने समझाया आपको समझ आया। अभी इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।